आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पेपर सॉल्यूशन देखो मैंने पूरा सेटअप कर लिया है, क्योंकि अभी कुछ समस्याएं क्रिएट हो रही थी उसके अंदर, स्टूडियो के अंदर। तो मैं पूरी तैयारी घर पे ही डाल लिया है ना। कुछ कुछ आपकी तैयारी में पूरे चार चांद लगवाने हैं, है ना। तो मैं पेपर सॉल्यूशन, आपको इतना भी डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। मैंने सारा सेटअप यहीं कर दिया है और पेपर सॉल्यूशन में अब स्टार्ट कराने वाला हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सभी को बुला लो कि पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है, कि अब आपको ये पता चलेगा कि आपके एग्जाम में कितने नंबर जुड़ रहे हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि उनका भी ये पता चले कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। तो फटाफट आ जाओ, ठीक है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो ये पेपर है माध्यमिक परीक्षा 2026। किसका है? मैथ का है। कितने घंटे का है? 3.25 घंटे का। और कितने पूर्णांक का है? 80 पूर्णांक का है। देखो ये पेपर हुआ था कल, है ना। कल हुआ था 24 तारीख को, और मैंने 24 तारीख को पहले ही यानी कि सुबह 6 बजे ही क्लास दी थी, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आए थे। और मैंने उस क्लास में बताया भी था कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैंने ये बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में लेस है, मैस है, वास्तविक संख्या और रूट, यानी कि √2 √3 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करवा लेता है ना। तो आज हम इस पेपर को पूरे को सॉल्यूशन नहीं करेंगे, बस पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है कि संख्या 16 और 20, संख्या 16 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। देखो सिंपल से क्या करते हैं कि पहले तो इनके गुणनखंड करते हैं। जैसे हम 16 के गुणनखंड करेंगे, देखो 2 का दिया 8, 2 का दिया 4, है ना, 2 का दिया 4, 2 और फिर 2 इंटू 1, 2 इंटू 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 ऐसे के योग है किसका? 6 का, यानी कि 16 का। 16 के बाद में आता है 20 का। अब 20 का गुणनखंड करते हैं, जैसे 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 2 यानी 4, 4 इंटू 5 कितने हो गए? 20 हो गए, 1। अब देखो एचसीएफ का क्या मतलब क्या होता है कि जो कॉमन लेते हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है? 2 2 2 2 और 1 1। जब इनको इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? ब, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना था। देखो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को मैंने बार बार सॉल्यूशन में बताया भी था, और उस क्लास में बताया था कि ये पूछेगा कि ये अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है। देखो मैंने उस क्लास के अंदर भी बताया था, अब मैं दोबारा भी बता रहा हूँ कि जो संख्याएं रुकती नहीं है, जैसे √2 है, जब उसको सोल्व करेंगे तो वो रुकते नहीं है ना। उसी प्रकार देखो अब इसमें ये 0.5 यानी 0.5 ये रुक गई कुछ समय के लिए। बार का मतलब एक बार और रिपीट होता है, और ये पॉइंट का मतलब ये कभी नहीं रिपीट, यानी कि ये रुकती नहीं है संख्या। ये रुकती नहीं है तो मतलब ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, पहला और दूसरा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो दिए गए ग्राफ में y बराबर px के लिए बहुपद px के शून्यांक ज्ञात कीजिए। देखो ये चैप्टर नंबर 2 में से लिया गया है ना, यानी कि 2.1 जो प्रश्नावली है उसमें। अब देखो इसमें क्या है कि px का पूछ रहा है हमें, यानी कि px पर जितनी बार काटेगी वो उतने ही क्या करेगी? शून्यांक होंगे। अब जैसे px यानी कि इस पर x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है? एक बार ये काट रहा है और एक बार ये काट रहा है, मतलब इसके शून्यांक कितने होंगे? 2 हो गए, ठीक है। इस प्रकार से, किस प्रकार के दिख गया ना? हाँ, इस प्रकार से, यानी कि x अक्ष पे जब 2 बार काटेगी तो क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। अब देखो ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित, दिख रहा है ना आपको, कि निम्नलिखित रेखिक समीकरण के युग्म के लिए y का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें एक समीकरण दे दी, ये एक समीकरण दे दी हमें, क्या? x - 3y बराबर 19, ठीक है। ये हमें एक समीकरण दे दी। उसके बाद में x का मान हमें दे दिया,
है ना, और y का मान हमें पूछ रहा है, तो सिंपली अब देखो ये x का मान मैं इसमें रखूंगा तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 3y बराबर क्या आ जाएगा 19। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा -3y बराबर, ये इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा 15। और जब 3 का मैं भाग दूंगा 15 में तो y बराबर माइनस के क्या आएगा 5 आएगा। अब देखो माइनस का 5 क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैंने बताए थे कि ऑप्शनल क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन करा लेता है कि आपको एक मान दे देगा समीकरण में और आपको एक मान दे देगा और एक मान आपसे निकला लेगा, या फिर 2 मान दे देगा और तीसरा मान आपसे के निकला लेगा। ये मैंने फर्स्ट यानी कि जो क्लास थी उसमें मैंने फर्स्ट में बताया था कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी कि पेपर से 2 घंटे पहले बताया था कि ऐसे सॉल्यूशन भी पूछ लेता है। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 यानी कि चैप्टर नंबर 5 वाले क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 यानी कि समांतर श्रेणी से लिया गया है। अब देखो ये दिखने में ही पता चल रहा है ये क्या है, एक एपी है। देखो क्या है ए है ना, a प्लस डी a प्लस 2d डॉट डॉट n व पदों का योग। अब देखो n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब देखो इसमें देखो ये किसका पद है, ये an का है, किसका है an का, ये किसी का नहीं है ना। उसके बाद में हम ये देखो ये किसका है, इसका अगर n/2 था तो ये होता पर ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा d आएगा। ये an का है जबकि इसमें लिख क्या रखा है sn। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन क्वेश्चन 5 नंबर हो गया। अब चलते हैं अगले 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, हमें प्रथम पद दे दिया और 10वां पद दे दिया, यानी कि 10वां पद क्या है 20 है ना, तो उसके 10 पदों का योग पूछ रहा है। अब देखो इसका सिंपली सीधा फॉर्मूला क्या था, देखो मैं इस पे सोल्व कराता हूं। सीधा फॉर्मूला क्या था कि क्या था n/2 ऐसा n का क्या लिख रहे हैं a प्लस कोष्टक के यानी a प्लस an, ये था सीधा फॉर्मूला। अब देखो इसमें sn बराबर n हमें दे रखा है 10वां पद 2 और a हमें क्या दे रखा है 11, तो 11 है ना, प्लस an हमें क्या दे रखा है 20, तो यहाँ क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं कि sn बराबर, अब देखो यहाँ क्या आ गया 5। अब देखो इसमें जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी 31। ठीक है, अब इसको इंटू कर देंगे, sn बराबर 5 और 5 × 15 यानी कि 155। ऑप्शन क्या आ जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में यदि PQ यानी कि PQ समानांतर है किसके RS की, इसके समानांतर है, ये दोनों क्या है समानांतर है ना, तो ये त्रिभुज इसके समानांतर यानी ये त्रिभुज इसके समानांतर है ना, तो तथा जो हमें एक मान दे दिया, ये एक क्या दे दिया मान हमें ये दे दिया। देखो डायग्राम अब दिख रहा है ना, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि हमें एक मान ये दे दिया और एक मान ये दे दिया और हमें पूछ क्या रहा है P का मान पूछ रहा है। अब देखो सीधा सिंपली अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो देखो मैं इस त्रिभुज के अंदर से ये मान ज्ञात करवा रहा है हमसे, यानी कि इसको मान ले x। ठीक है, इसको x मान लेंगे तो ये एक सीधी लाइन हो गई, तो ये 118 जब ये पूरी एक लाइन होगी, जब एक लाइन पे से एक रेखा होती है ना, जैसे अभी ये देखो ये एक रेखा है, इस पे ये 118 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का 118 डिग्री का, तो कितने डिग्री का होगा 62 डिग्री का होगा, 62 डिग्री का होगा। और ये टोटल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है ना, तो ये कितने डिग्री का हो गया, कितने डिग्री का हो गया 62 डिग्री का। ठीक है, अब ये 62 डिग्री का हो गया। अब देखो एक हमें ये मिल गया। अब एक चीज आप नोटिस करोगे कि ये जेड किस तरह बन रहा है ना, तो मतलब ये मान और ये मान क्या आएंगे
बराबर आएंगे। तो अब सिंपली अंदर कौन कौन दो मान तो हमें मिल गई, तो तीसरा मान हमें ज्ञात ही करना है। तो हमें कौन कौन से मान मिल गए, एक तो 62 मिल गया प्लस, और एक हमें मिल गया क्या 58, क्या मिल गया 58। अब इसको माइनस करना है किस में से, 180 में से। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, चलो जोड़ लेते हैं, माइनस 0 एक हासिल, कितनी हो गई इसमें से, जब ये कितने हो गए 11, 5 और 6 11 और 1 12। अब इसमें से घटाओगे तो आंसर क्या आएगा 60। तो आंसर क्या आएगा 60। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है हमें, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो जब हम जेड बनता है तो जेड बनने पर इस मान का यानी कि ये मान अंदर वाला इसके बराबर होता है, और एक रेखा पर दो कोण यानी कि एक रेखा यानी सिंपल रेखा होती है ना, उसका मान कितना होता है 180 होता है। जब एक कोण 118 का है तो दूसरा कोण यानी 180 में से माइनस कर देंगे, दूसरा कोण हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले ऑप्शनल क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है कि एक वर्त के बाह्य बिंदु, एक वर्त के बाह्य बिंदु है ना से वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो एक वर्त है ना, ये कोई एक वर्त है, मैं यह बनाता हूं, ये कोई एक वर्त है, ये बाह्य बिंदु है। अब इस बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये मैंने इतनी बार बताया था, बार बार बताया था, हर क्लास में बताया था, और जो ऑप्शनल क्वेश्चन कराए थे, जब भी मैंने मॉडल पेपर सोल्व कराए थे उसमें भी, ब्रह्मास्त्र मिशन में भी इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया था। इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं 2। कितनी खींची जा सकती हैं, अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं 2 खींची जा सकती है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति है ना, दी गई आकृति में पी टी तथा टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और देखो ये केंद्र का हमें ये मान दे दिया, हमें पूछ रहा है ये मान। ठीक है, ये मान पूछ रहा है तो आपको ज्ञात होगा कि जब बाह्य बिंदु से जब एक वर्त पर, बाह्य बिंदु से जब एक वर्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती हैं, दोनों तरफ से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, है ना, स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो क्या होता है कि जब ये पूरा क्या हो जाता है ना, क्या हो जाता है आप बताओ, फॉर्मूला बताओ एक बार, क्या हो जाता है 180 होता है, 180 में से क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। अब देखो ये हो गया ना पूरा, तो इसका फॉर्मूला क्या था 180 माइनस 125, और ये किसका है कोण पी टी क्यू। जब 180 में से जब हम 125 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा 55 आएगा, 55 आएगा, तो आंसर क्या रहा ए ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले ऑप्शनल क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है कि हमें 2 पॉइंट दे दिए, जोड़ने वाला एक रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था, मध्य बिंदु से पूछेगा, मध्य बिंदु से पूछेगा, इस पे आपको जोर ज्यादा देना था, है ना। और फॉर्मूला क्या था x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला में हमें मान रखने थे, जैसे x1 क्या था 4 और x2 क्या था -2। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि 4 में जब माइनस का 2 करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2 बटा 2 बराबर क्या आएगा 1। अब देखो इनमें से 1 कौन से में, आप पहले मान से याद कर लोगे, देखो ये रहा 1, आपको y का मान काटने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आपको एक है ना कोई अन्य ऑप्शनल क्वेश्चन में यानी कि ऑप्शन में दिखता है तो आप y का मान भी काट लो। देखो y का मान कैसे निकालेंगे, ये तो रहा किसका x का, अब y का कैसे निकालेंगे, y के में देखो इसको जोड़ो, देखो माइनस का
1 और माइनस का 3, यानी कि माइनस का कितनी होगी, माइनस की 4, और माइनस की 4 में जब हम 2 का भाग देंगे, माइनस की 4 में हम 2 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। ये देखो ऑप्शनल क्वेश्चन में ऐसे सोल्व करते हैं, यानी कि आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शनल क्वेश्चन में। ऑप्शनल क्वेश्चन कौन सा आ गया, 9। देखो इसमें हमें साइन का मान दे रखा है, कोस का मान हमें ज्ञात करवा रहा है। तो इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सर्वसमीका वाला। कौन सा फॉर्मूला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो यहां से मुझे कौन सा मान काटना है, कोस का काटना है। देखो मैं लिख देता हूं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन को मैं इधर भेज दिया, कोई भी फर्क पड़ा नहीं। अब देखो क्या आएगा, कोस, अभी मैं इस स्क्वायर को उठा दूंगा तो कोस थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कोस थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन का मान हमें दे रखा है। साइन थीटा का मान क्या है, 5 यानी 4/5। 4/5 में इसका स्क्वायर करके लिखूंगा 16/25। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं स्क्वायर करके। अब इसको ऊपर लिखूंगा तो क्या आएगा, कोस थीटा बराबर 25 में से 16 गए तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि 9/25। लेसे ली मैंने, यानी कि 1 और नीचे 25 ऊपर गया, 25 में से 16 गया 9। अब इसका क्या आ गया, कोस थीटा बराबर 3/5। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने जब त्रिकोणमिति पढ़ाई थी उस समय मैंने बताया था कि ये मान याद रख लेना, क्योंकि ये डायरेक्टली इससे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको याद होगा तो इसको देखते ही आपको याद आ जाएगा कि 1 2 3 3 4 5 3 4 5 ये 3 ऐसे मान हैं जिनको याद रखने से सीधा हो जाएगा। भाई कोसाइन में 4 आ गया तो 3 देख लो। अब 3 कैसे में है, ये रहा और ये रहा, है ना, 2 में 3 है। अब देखो जो नीचे का होता है वो कर्ण होता है, और जो साइन और कोस दोनों में कर्ण समान होता है, तो मतलब नीचे 5 आएगा तो वैसे ही याद रह जाता अगर वैसे दिमाग लगाए। पर सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन इस प्रकार भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले ऑप्शनल क्वेश्चन में। अगला ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है कि भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है। खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है ना। उसके बाद में क्या कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है ना, तो उसकी छाया की लंबाई बताइए। अब देखो इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था कि tan थीटा बराबर लंबाई, tan थीटा बराबर लंबाई बटा छाया, tan थीटा बराबर लंबाई बटे छाया। अब देखो tan थीटा यानी कि tan 30, देखो tan 30 का मान खुद ही दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, उन्नयन कोण यानी 30, यानी कोण का मान हमें दे दिया और लंबाई हमें दे दी और छाया पूछ रहा है। अब देखो लंबाई कितनी है, 1, छाया। ठीक है, अब देखो tan 30 का मान मैंने बताया भी था कि मान सारे याद होने चाहिए, साइन के भी, tan के भी और कोट के भी, है ना। तो अब देखो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर 1 छाया। अब देखो इसको उल्टा कर देंगे तो छाया बराबर √3, तो इस छाया का आंसर क्या आ जाएगा, √3। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शनल क्वेश्चन में। अगला ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वर्त में यदि एक लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें 54 सेमी स्क्वायर हो तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये एक वर्त दे दिया, रुको वर्त भी सही नहीं बन रहा, ठीक है, ये एक वर्त दे दिया, इस वर्त में एक इतने से टूक का क्षेत्रफल दे दिया कितना कि 54 सेमी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं कि संपूर्ण का क्षेत्रफल काट लेंगे हम। सबसे पहले संपूर्ण का क्षेत्रफल काटने के बाद उसमें से 54 घटा देंगे, सीधा आंसर निकल आएगा। अब देखो इसका
त्रिज्या कितनी है 7 सेमी। अब इसका फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल है ना, 7 से 7 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 22 इंटू 7, 7 दूनी 14 और 1 हासिल, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 154। अब देखो 154 संपूर्ण का आ गया, अब हमें दीर्घ का पता करना है, तो इसमें से 54 घटा देंगे तो क्या आएगा 100 सेमी स्क्वायर, 100 सेमी स्क्वायर। कहाँ है वो क्वेश्चन, हाँ, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर 100 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से हमें सॉल्यूशन करना है। अब देखो मैंने कितनी सी देर में ये क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, कितनी सी देर में, है ना। अब हम अगले ऑप्शनल क्वेश्चन में चलते हैं। अगला ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है कि आर त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो मैंने बार बार बताया था कि फॉर्मूले याद होंगे तो आप सीधे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। देखो अब इसमें अब आपको पता होगा 4 पाई आर स्क्वायर है। अब देखो इसमें क्यूब है, चुगलाने के लिए यानी कंफ्यूजन करने के लिए आपको पहले बी के अंदर आपको क्या दे दिया क्यूब वाला देख दिया और आपको टिक लगाने पर मजबूर कर देगा। देखो पर आपका आंसर क्या होगा डी होगा, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर होता है किसका, ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। ये मैंने लास्ट की क्लास में बताया था कि आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शनल क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है कि 1 सेमी भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कितने सरल सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल नील बटा नील, इतने सरल सरल। अब आपको ये भी नहीं पता होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखो 6 इंटू भुजा स्क्वायर एंड 6 इंटू 1 करोगे तो सीधा हो गया, तो क्षेत्रफल है तो 6 सेमी स्क्वायर, 6 सेमी स्क्वायर। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन भी अगर आप एग्जाम में गलत करके आए हो तो आप यह उम्मीद मत करना कि आपकी परसेंटाइल बढ़िया बनेगी, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आ गए हमारे किसके आ गए, सांख्यिकी, सांख्यिकी यानी माध्य बहुलक और माध्यिका, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखो बहुलक में ये क्या हो गई एक्स वाली को क्या बोलते हैं आवर्ती, नहीं नीचे वाली को एफ वाली को आवर्ती बोलते हैं और इसको तालिका या फिर वर्ग अंतराल ये तालिकाएं बोलते हैं, है ना। इसमें हम आवर्ती वाले को देखते हैं, सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी हो रही है। बहुलक में क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा आवर्ती वाला देखते हैं, सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी हो रही है 16 की। अब इसका आंसर 16 नहीं होगा। अब मान हम देखते हैं एक्स में, तालिका में देखते हैं, तो यानी कि ये इस प्रकार होगा, तो इसका मान क्या होगा 6, ये इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। हमें आवर्ती के अंदर आवर्ती के अंदर से नहीं देखना है, हमें उसका मान देखना है कि बहुलक का मान क्या होगा, है ना। आवर्ती किसकी हो रही है, देखो 16 बार भी आवर्ती हो रही है तो किसकी हो रही है 6 की हो रही है। अब देखो ये आवर्ती क्या बताती है, जैसे 2 की आवर्ती 8 बार हो रही है, यानी कि 2 8 बार रिपीट हो रहा है ना। 4 13 बार रिपीट हो रहा है, पर 6 है जो 16 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि बहुलक क्या हुआ 6 हुआ, है ना। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न बंटन के मध्य वर्ग की निम्न सारणी सीमा होती है, निम्न सारणी सीमा होती है, यानी कि ये देखो मध्यक यानी कि माध्यिका बोलते हैं, यानी कि माध्यिका बोलते हैं। देखो इसमें ये एफ है, अब हमें सी एफ ज्ञात करना है, ये सी एफ नहीं है एफ है। अब इसमें सी एफ हम ज्ञात करेंगे, देखो मैं इसके बगल में ही सी एफ ज्ञात कर दूं तो क्या आएगा, नीचे लिख देता हूं इसके अंदर, जैसे 5, फिर यहाँ कितने आ जाएगा 15, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 33, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 55, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 80। अब देखो टोटल कितना आ गया 80, यानी कि n/2, यानी n कितना आ गया 80, n कितना आ गया 80, 80/2 तो कितना आ गया 40, और 40 किसके मध्य आ रहा है 30 और 33 और 55 के मध्य आ रहा है। 33 और 55 कहाँ आ रहा है, इसके 30 और 40,
30 से 40 के वर्ग अंतराल में आ रहा है। अब इसमें क्या है कि हम निम्नतम वाले को ज्यादा लेते हैं, निम्नतम वाले को महत्व ज्यादा देते हैं, यानी कि इसका आंसर है ना, देखो ये कितना हो गया, 30 हो गया है ना। तो 30 और 40 है ना, सही उत्तर आएगा क्या, 30। अब देखो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, अब इसमें ऑप्शन ही नहीं है, पर इसका आंसर कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन ही नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन को डाल दो पेंडिंग में। देखो आंसर तो इसका 30 आएगा, या तो इसके ऑप्शन गलत है। क्या है, इसके ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सिक्के के उछालने में चित्त आने की प्रायिकता होती है। चित्त आने की प्रायिकता क्या होती है, चित्त आने की प्रायिकता, यानी कि अब एक सिक्के को एक बार उछालोगे तो उसकी क्या, तो चित्त आएगा क्या, फिर टेल आएगा, यानी कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी कि 1/2, इन दोनों में से एक आएगा। हमें क्या था कि घटित परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम 2 हो रहे हैं, घटित परिणाम 1 हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2। तो आज हमने ऑप्शनल क्वेश्चन सारे सोल्व कर लिए, कितने, 13 के 13। हाँ, कुछ क्वेश्चनों में मिस्टेक थी, जैसे इस क्वेश्चन में यानी कि 12वें ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, और तो किसी में मुझे मिस्टेक लगी नहीं। एक मुझे इस क्वेश्चन में यानी कि 7वें क्वेश्चन में मिस्टेक लगी, पर देख लेना ये क्वेश्चन भी सही निकलेगा, है ना। तो आज हमने पहला क्वेश्चन यानी कि पहला ऑप्शनल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और कमेंट करना है कि पहला क्वेश्चन कैसा रहा आपका, कितने नंबर आपके एग्जाम में बैठ रहे हैं, है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।